तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, रात के अंधेरे में अक्सर अकेले होने पर थोड़ा बहुत डर लगना तो लाजमी होता है। पर दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि मैं एक गार्ड की नौकरी करता हूं और मुझे हर रात अकेले ही बितानी पड़ती है। मेरे साथ एक दूसरा आदमी भी काम करता है। उसकी ड्यूटी सुबह होती है और मेरी ड्यूटी रात को। इसी सिलसिले में मुझे एक बार ड्यूटी करने के लिए हिमाचल प्रदेश की पहाड़ियों के पास पड़ने वाले एक जंगल में पटक दिया गया। वहीं पर मुझे उस जंगल की निगरानी रखनी होती थी कि कहीं कोई घूमने फिरने का शौकीन आदमी जंगल के अंदर ना फंस जाए। कई बार तो ऐसा होता था कि हम लोगों को ढूंढने के लिए जंगल की गहराई तक चले जाते थे। उस जंगल के बीचों बीच से एक हाईवे गुजरता था। उस हाईवे को लोग कयामत की आंधी का एक हिस्सा बताया करते थे। मुझे आज तक लोगों की ये बेवकूफ़ी समझ में नहीं आई। मुझे ड्यूटी करते हुए लगभग 15 साल हो चुके थे, लेकिन मैंने कभी भी उन लोगों के मुंह से सुनी हुई घटनाओं को अपनी आंखों से नहीं देखा। हालांकि इस जगह पर मेरी ड्यूटी शिफ्ट हुए लगभग 2 महीने हुए थे और उस जगह पर हमें इतना ज़्यादा काम भी नहीं करना पड़ता था, लेकिन इसके बावजूद भी मुझे बस उन सभी लोगों की बातें झूठी और अफवाह लगती थी। मुझे उस जंगल से थोड़ा सा पीछे की तरफ एक कमरा दिया गया था। उस कमरे के अंदर मुझे सारी सुविधाएं मिलती थी। खाना हो, बाथरूम हो या फिर ऐसी कोई भी चीज़ है जिसकी आवश्यकता एक मकान में पड़ती हो। मैं काफ़ी खुश था और मेरा काम भी अच्छा खासा चल रहा था। लेकिन फिर एक दिन मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जिसकी मैंने उम्मीद ही नहीं की थी। उस शाम जब सूरज उस जंगल के पेड़ों के पीछे कहीं पर छुप गया था, तब जंगल के आसपास के इलाके में पूरी तरह से अंधेरा छाना शुरू हो गया और अब सुबह के कर्मचारियों का काम भी निपट गया था और वो अपना सामान लेकर वहां से निकल पड़ा। रात को वो वहीं से थोड़ा दूर एक किराए के मकान में रहता था। मेरा भी यही हाल था, लेकिन मैं अक्सर दिन में भी वहीं पर रुक जाया करता था। खैर, आज की शाम रात होते होते कयामत का एक ऐसा तूफान बनने वाली थी जिसके बारे में मैं अपने बुरे से बुरे सपने में भी नहीं सोच सकता। धीरे धीरे वक्त बीतने लगा और वक्त गुजरने के साथ ही अब जंगल के अंदर भी पूरी तरह से अंधेरा पसर गया था। चारों तरफ का नजारा काले घने अंधेरे के अंदर डूब गया था। ये रात भी बाकी रातों की तरह एकदम नॉर्मल लग रही थी और अब मैं खाना खाने के लिए डाइनिंग टेबल पर बैठा ही था कि तभी मुझे एक जोरदार आवाज आई। ये आवाज किसी गाड़ी के हॉर्न की आवाज थी। एक बार इस आवाज के आने के बाद मुझे ऐसा लगा जैसे वो गाड़ी बहुत ही तेज गति से किसी चीज से टकराई हो। वो बिल्कुल उसी तरह की आवाज थी। इस आवाज को सुनकर मैं तुरंत ही खड़ा हुआ और टॉर्च लेकर बाहर की तरफ निकल पड़ा। फिर जैसे मैंने बाहर आजू बाजू में देखा तो मुझे दूर दूर तक कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। फिर मैं सीधा सड़क पर पहुंचा और जैसे मैं सड़क पर पहुंचा तो वहां पर मुझे एक लाल बत्ती नजर आ रही थी जो किसी इंडिकेटर की तरह झपक रही थी। मुझे लगा कि यहाँ पर कोई एक्सीडेंट हुआ है, इसलिए मैं जल्दी से भागा और उस लाल बत्ती की तरफ बढ़ने लगा। फिर उसके बाद मैं तेज तेज कदम पटकते हुए उस तरफ बढ़ने लगा, लेकिन थोड़ी दूर आगे जाने के बाद वो लाल बत्ती एकदम से बंद हो गई और उसके बाद दोबारा से मुझे वो नजर ही नहीं आई। मैं काफी देर तक उस रोड के ऊपर चलता रहा। एक तो उसके ऊपर से इतनी रात को कुछ साधन नहीं गुजर रहा था और ऊपर से अब ये हादसा होने के बाद मुझे बेचैनी महसूस होने लगी थी, क्योंकि आज से पहले मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ था कि मुझे कोई चीज नजर आ जाए और उसके बाद वो अचानक ही छूमंतर हो जाए। सच में ये एक अजीब सी हलचल थी। मुझे लगा कि अब मुझे वापस से यहाँ से निकलना चाहिए और फिर मैंने अपना इरादा बदला और मैं तुरंत ही सड़क से वापस घूमकर वहां से निकल पड़ा। अभी मैं वापस ही चल रहा था कि तभी मुझे ऐसा लगा जैसे कि मेरे आजू बाजू में किसी आदमी की जोर से चिल्लाने की आवाज आई थी। मेरी जिम्मेदारी यही थी कि मैं जंगल के अंदर गुम हुए आदमी को उसकी मंजिल तक ले जाकर छोड़ दूं। इसलिए अब मैं फिर से चौकन्ना हो गया था। यहाँ पर कोई जंगली जानवर भी हो सकता था जो मुझे नुकसान दे सकता था। इसलिए मैंने अपनी जेब से पिस्तौल निकाली। इधर हमें अपनी सेल्फ डिफेंस करने के लिए हथियार भी दिया जाता था, इसलिए मैंने किसी भी जंगली जानवर से बचने के लिए यह हथियार छुपाया हुआ था। फिर मैं इधर उधर चलने लगा, लेकिन हैरान की बात तो ये थी कि मुझे वहां कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। काफी देर तक इधर उधर भटकने के बाद भी जब मुझे वहां कोई नहीं दिखा तो उसके बाद मैंने एक लंबी सांस लेते हुए सड़क से होते वहां से निकलने लगा। लेकिन अभी तो सिर्फ ये शुरू हुआ था। लेकिन जैसे मैं वापस से रोड पर पहुंचा तो मुझे फिर से इस तरह की आवाज़ आने लगी। इस बार की आवाज़ को सुनकर
मेरा तो पूरा शरीर ही कांप गया, क्योंकि ये आवाज़ किसी भेड़िए जैसी लग रही थी। आज से पहले मैंने कभी भी इस जंगल के अंदर इस तरह की आवाज़ों को नहीं सुना था। आज पहली बार था जब मेरे साथ ही सब अजीब सा हो रहा था। मैं किसी भी जंगली जानवर से सामना करने के लिए तैयार तो था, लेकिन ऐसी स्थिति में कभी कभी हमें पीछे भी हटना पड़ता था। एक बार के लिए मुझे लगा कि मुझे यहाँ से भागकर अपने कमरे के पास जाना चाहिए, तो दूसरी बार में मुझे ऐसा लगा कि इस जंगल के अंदर छुपे हुए उस आदमी को भी मुझे ढूंढना होगा, वरना मुझे नौकरी से निकाला जा सकता है। इसलिए मैंने अपने मोबाइल का कैमरा ऑन किया और रिकॉर्डिंग करने में लग गया, ताकि मैं प्रूफ के तौर पर अपने अधिकारियों को वो चीज़ दिखा सकूं। तभी मैंने कुछ ऐसा रिकॉर्ड किया जिसे देखने के बाद कोई भी कमज़ोर दिल वाला आदमी वहीं पर दम तोड़ दे। दरअसल मैंने देखा कि उस कैमरे के अंदर एक विशालकाय परछाई मंडराती हुई दिखाई दे रही थी। उस परछाई को देखने के बाद एक बार के लिए मेरा शरीर कांप गया, लेकिन फिर किसी तरह मैंने हिम्मत की और उसको बड़े ही ध्यान से देखने लगा। लेकिन दूसरी बार जब मैंने उसे बड़े ही गौर से देखने की कोशिश की, तो पता नहीं कैसे, लेकिन वो मेरी आंखों से एकदम से ओझल हो गया। मुझे तो पता ही नहीं चला कि आखिर अचानक ही मेरे साथ ये क्या हुआ। अभी मैं खुद को संभालने की कोशिश ही कर रहा था कि अचानक ही उस घनघोर सन्नाटे में किसी ने मेरे पीछे मेरे कंधे पर हाथ रख दिया। इस हाथ को महसूस करते ही एक बार के लिए मैं डर गया, लेकिन मैं जैसे ही पीछे मुड़ा तो मैंने देखा कि ये एक सामान्य आदमी था, जिसके हाथ में गाड़ी की चाबी थी और वो थोड़ा घबराया हुआ था। फिर उस आदमी ने कहा, भाई साहब मुझे उससे बचा लीजिए, वरना वो मुझे मार देगा। उसकी बात सुनने के बाद मैं पीछे देखने लगा, लेकिन मुझे वहां पर कोई दिखाई नहीं दे रहा था। इसलिए मैंने उस आदमी से कहा, अरे भाई साहब आप किसकी बात कर रहे हो? मुझे तो वहां दूर दूर तक कोई दिखाई भी नहीं दे रहा है। मेरी बात सुनकर उसने कहा, वो ऐसे नहीं दिखेगा, आप अपने मोबाइल के कैमरे में देखिए, वो आपको साफ साफ दिखेगा। उसकी बात सुनकर मैंने फिर से कैमरा उसी तरफ घुमा दिया जिस तरफ उस आदमी ने इशारा किया था, लेकिन जैसे मोबाइल का कैमरा उस आदमी के ऊपर से होते हुए दूसरी तरफ गुजरने लगा, तो मैं ये देखकर हैरान हो गया कि मुझे वो आदमी उस कैमरे के अंदर नजर नहीं आ रहा था। वास्तव में तो वो मेरे सामने खड़ा था, लेकिन कैमरा उस आदमी को कैप्चर करने में नाकाम था। मुझे ये समझते ज़्यादा समय नहीं लगा कि जिस शख्स ने मुझे इतनी देर से परेशान करके रखा है वो कोई और नहीं बल्कि यही था। और इतने में ही मेरी नज़र उस आदमी के कदमों की तरफ गई, क्योंकि जब मैंने देखा कि उस आदमी के पांव किसी जानवर की तरह दिखाई दे रहे थे। उसके पैरों के ऊपर काले काले बाल थे। सही से देखने पर ऐसा लग रहा था जैसे कि ये किसी शेर का पंजा है जो काले रंग का था। और फिर इसी बीच मुझे कुछ घटी हुई घटना याद आने लगी। दरअसल थोड़ी देर पहले मुझे किसी भेड़िए की जोर से घुर्राने की आवाज़ आई थी। मैंने तुरंत ही बंदूक निकाल ली और उस आदमी पर तान दी। जैसे मेरी बंदूक उस आदमी के माथे पर गई तो उस आदमी के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान थी। फिर वो मेरी तरफ देखकर एक डरावनी हंसी हंसने लगा। कहीं ना कहीं मैं इस बात को अच्छी तरह से समझ चुका था कि मुझे अपने सामने खड़ा हुआ जो इंसान नजर आ रहा है वास्तव में वो कोई इंसान नहीं बल्कि जानवर और मानव के संजोग से बना हुआ कुछ भयानक जीव है। इसलिए मैंने आओ देखा ना ताओ और वहां से भागते हुए अपने उस रूम की तरफ बढ़ने लगा जहां पर मुझे रुकना था। थोड़ी देर तक भागने के बाद मुझे महसूस हुआ कि मेरे पीछे और आजू बाजू में कोई भी नहीं था। वहां सिर्फ सन्नाटा पसरा हुआ था। अब एक बार जब मैंने पीछे पलट कर देखा तो मैंने पाया कि मुझे वो आदमी दूर दूर तक कहीं भी दिखाई नहीं पड़ रहा था। मुझे चैन की सांस मिली और उसके बाद मैं अपने कमरे के बहुत ही पास पहुंच गया। दूसरी तरफ मेरे कैमरे के अंदर भी काफी सारी चीजें रिकॉर्ड हो गई थी जिसको मैं सबूत के तौर पर रख सकता था। अब मैं अपने कमरे के पास पहुंचा ही था कि तभी मुझे ऐसा लगा जैसे कि उस जंगल के अंदर थोड़ी बहुत हलचल हुई है। पेड़ों के सरसराने की आवाज से वहां का सन्नाटा एकदम से टूट गया और तभी मैंने अपने कमरे का दरवाजा खोला और सीधा अंदर चला गया। मैंने कमरे के दरवाजे को अच्छी तरह से लॉक कर दिया था और अब मैं बस यही उम्मीद कर रहा था कि कोई भी काली शक्ति मेरे घर के दरवाजे पर दस्तक ना दे दे। मैं बहुत ही आराम के साथ बेड के ऊपर बैठा हुआ था और मेरा समय बीतता गया और अब तक सब कुछ नॉर्मली चल रहा था, पर मुझे लगा कि शायद वो आदमी मेरा पीछा करते हुए यहाँ तक नहीं पहुँचेगा। पर तभी किसी ने दरवाजे को खटखटाया। फिर जैसे मुझे महसूस हुआ कि कोई दरवाजा खटखटा रहा है तो मेरे दिल की धड़कनें एकदम से तेज हो गई। इतनी रात को उस भयानक भेड़िए की तरह दिखने वाले आदमी के अलावा भला और कौन हो सकता था। इसलिए मैंने दरवाजे को खोलना बेहतर नहीं समझा।
तभी मुझे बाहर से आवाज आई, अरे भैया जरा दरवाजा तो खोलो। जब मैंने इस आवाज को सुना तो मुझे महसूस हुआ कि ये तो मेरे उस दोस्त की आवाज थी जो दिन में यहाँ पर काम किया करता था, लेकिन वो इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रहा था। मैं यही जानने के लिए दरवाजे के पास पहुंचा और मैंने कहा, अरे अखिल तुम इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रहे हो। फिर उसने बड़े ही आराम के साथ कहा, अरे भैया आप एक बार दरवाजा तो खोलो, मैं आपको पूरी की पूरी बात बताता हूँ। ना जाने क्यों लेकिन इस समय मुझे कुछ अजीब सा लग रहा था। मेरा मन कह रहा था कि मुझे दरवाजा नहीं खोलना चाहिए और फिर मैंने धीरे धीरे उस कमरे के दरवाजे को खोलना शुरू कर दिया। फिर जैसे मैंने उस कमरे के दरवाजे को खोला तो सामने का नजारा देखकर तो मेरे पैरों तले जमीन सरक गई। दरअसल मैंने देखा कि ये मेरा दोस्त अखिल नहीं था बल्कि वही आदमी था जो थोड़ी देर पहले मुझे सड़क के बीच में मिला था और जिसने मुझे बहुत ही परेशान किया था। उसको अपने सामने देखकर मेरी तो हवा निकल गई। मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कि अब मैं करूं तो करूं क्या। तभी मैंने दरवाजा बंद करने के लिए अपना हाथ फिर से दरवाजे की तरफ बढ़ाया, पर जैसा मैंने सोचा था हुआ उसका बिल्कुल उल्टा ही। उस आदमी ने मेरी छाती के ऊपर अपना पांव मारा और फिर मैं जोर से पीछे की तरफ गिर पड़ा। उसने मुझे इतनी जोर से धक्का मारा था कि मैं पिछली दीवार से जा टकराया और मेरे हाथ पैरों में भी चोट आ गई। इस समय मैं अपने आप को संभाल ही रहा था कि वो आदमी सामने वाली कुर्सी पर जाकर बैठ गया। अब उसकी आवाज बदलने लगी थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि अब ये आदमी मेरे साथ आगे क्या करने वाला था। फिर मैं किसी पत्थर की मूर्ति की तरह खड़ा होकर बस उस आदमी के चेहरे को देखने लगा। पता नहीं क्यों लेकिन वो आदमी जिस जगह पर बैठा हुआ था वो बिल्कुल उसी जगह पर स्थिर हो गया था। उसमें कोई हलचल दिखाई नहीं दे रही थी। मुझे भी उसकी एक खामोशी कुछ ठीक नहीं लग रही थी। फिर मैंने थोड़ी हिम्मत की और फिर उस आदमी से कहा, कौन हो तुम और मेरे पीछे क्यों पड़े हो, क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा। मेरी बात सुनने के बाद उसने अपना चेहरा ऊपर की तरफ घुमाया। इस बार जैसे मैंने उसका चेहरा देखा तो डर से मेरे हाथ पैर फूल गए। दरअसल मैंने देखा कि अब उसके चेहरे पर काले घने बाल आ गए थे और अब वो किसी इंसान की तरह दिखने वाला चेहरा किसी जानवर की तरह दिखाई दे रहा था, मानो वो कोई पालतू कुत्ता या फिर किसी भेड़िया का चेहरा हो। अब ये नजारा देखने के बाद मेरी तो हिम्मत ही नहीं थी कि मैं कोई दूसरी बात उस आदमी से कह सकूं। तभी उस आदमी ने कहा, उस दिन मैंने भी तो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा था जो मुझे इस तरह की भयानक मौत मिली। अगर तुम्हारे काम करने वाले लोग आलस नहीं करते तो मैं आज जिंदा होता और अब मैं उस रात का बदला जरूर लूंगा। उसकी बात सुनकर मैं समझ गया था कि वो क्या बात करना चाहता था। शायद वो किसी दिन उस जंगल में फंस गया होगा और उसकी सहायता करने वाला वहां पर कोई नहीं था। फिर उसके बाद उसकी मौत किसी जानवर की वजह से हुई थी। अब ये सारा माजरा तो मुझे समझ में आ गया था, लेकिन अब मैं ये समझ नहीं पा रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए। तभी मैंने देखा कि उस आदमी के बगल में माचिस की डिब्बी रखी हुई थी और जैसी मेरी नज़र उस माचिस की डिब्बी पर पड़ी कि तभी मुझे कुछ ध्यान में आया। मुझे अपने दादाजी की सुनाई की पुरानी कहानी याद आने लगी, लेकिन वो सब करने के लिए मुझे थोड़े समय की ज़रूरत थी और सामने बैठा हुआ वो भेड़िया मुझ पर कभी भी अटैक कर सकता था। फिर मैंने सोचा कि अब जो होगा वो देखा जाएगा, तो मैं जल्दी से भागता उस माचिस की डिब्बी के पास पहुंचा और उसे अपनी जेब में डाला। तब तक वो भेड़िया शायद सब कुछ सोच चुका था कि उसे मेरे साथ क्या करना है। तभी मैंने हिम्मत दिखाई और माचिस की एक तीली को निकालकर उसे जला दिया। मैं बस उसका रिएक्शन देखना चाहता था कि इससे उसे क्या फर्क पड़ता है। हुआ भी बिल्कुल वैसा ही। जैसे उसने आग को देखा तो वो एकदम से अपनी जगह से खड़ा हो गया और हवा में उछलते हुए दीवार पर लटक गया। मैं समझ गया कि ये जानवर की तरह दिखने वाला आदमी सिर्फ आग से ही डर सकता है। आज मुझे अपने दादाजी की पुरानी कहानियों का अनुभव काफी काम आ रहा था। उसके बाद मैं उस माचिस की तीली को लेकर गैस सिलेंडर के पास पहुंचा और वहां पर आग जला ली। मैंने उस आग को बढ़ाने के लिए वहां पर अपने कपड़े भी जला लिए थे और साथ ही कुछ लकड़ियों को भी जलाकर अपने बगल में रख लिया। दोस्तों वो पूरी रात मैंने उसी तरह बिताई और वो जंगली जानवर की तरह दिखने वाला आदमी रात को वहीं पर लटका रहा। फिर जैसे हल्की हल्की सूरज की रोशनी घर के अंदर प्रवेश करने लगी तो मुझे पता ही नहीं चला कि आखिर वो कब कहाँ गायब हो गया। फिर मैंने इस घटना का जिक्र अपने बाकी के साथियों से किया तो उन्हें मेरी बात पर यकीन ही नहीं हुआ, पर मुझे पता चला कि वहां पर पहले भी कई लोगों के साथ ये घटना हो चुकी है। लोगों का मानना है कि वहां पर एक कुबरा राक्षस रहता है। वो राक्षस रात को किसी इंसान और जानवर की तरह दिखाई देता है जो कभी भी अपना हुलिया बदल सकता है।
लेकिन दोस्तों ये सब जानने के बाद मैंने उसके बाद से अपनी नौकरी वहां से छोड़ दी और फिर मैंने ऐसी जगह पर कभी भी नौकरी नहीं की। तो दोस्तों इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।